जिस तरह से आपके ऊपर कुछ दिन पहले रेकी हुई थी, आपकी भी जान को खतरा था क्योंकि आपने वो सत्य दिखा दिया था। खतरा था नहीं है, ये तो लोग तो पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ लोग आपकी अभी भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको, क्योंकि इसी तरह से मेरे को भी अब खतरा है। वो भी इसलिए खतरा है क्योंकि इस पार्टी एक विशेष के साथ कोई नेता है, पूर्व रह चुके हैं, उनका भतीजा है, वो लगातार एफआईआर लगने के बाद भी धड़ल्ले से मैसेज लिख रहा है। ना उस पर कोई पुलिस की चेक है, ना उसको कानून का कोई डर है। तो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज इस समाज में सच्चाई के, सत्य के मार्ग पर चलना काफी मुश्किल है और पत्रकारिता करना और उसमें भी सत्य के मार्ग पर चलना, कोई लोभ स्वार्थ ना रखना, किसी पार्टी से किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को खलता है। और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर महिलाएं इस दिशा में कार्य करें तो फिर आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी परेशानी है। और लड़कों के लिए तो ठीक है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमने भी आपको एक खबर दिखाई थी कि हमारी भी मौत के षड्यंत्र यहाँ पर रचे जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ भी जो सत्य के मार्ग पर चल रही हैं, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रश्मि शर्मा हैं, पत्रकार हैं और खुलकर बिंदास अपनी बात ये भी समाज के सामने रखती हैं और जो कुरीतियां हैं वो सामने रखती हैं। लेकिन कई लोगों को इससे भी परेशानी है। और एक ऐसी पार्टी के नेता का भतीजा अगर इस तरह की हरकत करे कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कौन था वो शख्स, किसने क्या कमेंट किए, क्योंकि जब हम खबर करते हैं तो हमारी खबरों के नीचे कई लोग जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं। कुछ तो हमें जर्नलिज्म सिखा रहे होते हैं, कुछ ना जाने क्या क्या बोल रहे होते हैं, कुछ तो हमें मौत की धमकियाँ दे देते हैं। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ था वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा रश्मि जी, मुश्किल है सत्य के मार्ग पर चलना? सबसे पहले स्टेट समाचार के जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार मेरा, और आपका भी दीपक जी। आपने, चलिए हम तो सबकी बात रखते हैं पर हमारी बात कौन रखेगा। तो जब यही होता, कई बार लोग ये भी कमेंट करते हैं पत्रकार का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जनाब आप कदम उठाइए ना, आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, हम आपको अपनी बात रख देते हैं आपके सामने। तो कई बार ऐसा भी होता, लोग कहते हैं कि पत्रकार, क्योंकि हम हर एक की आवाज़ उठाते हैं दीपक जी। हम मंत्रियों की आवाज़ उठाते हैं, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, असहायों की आवाज़ उठाते हैं। जब हमारी बारी आती है, हर कोई चाहता है, हर पार्टी का मंत्री चाहता है, हर पार्टी का नेता चाहता है कि हम उसे प्रमोशन दें, हम उनकी प्रमोट करें, उनकी बातों को सामने रखें, उनके वायदों को जो जनता के साथ किए उनको सामने रखें। पर जब हमारी बारी आती है, हमसे अपेक्षाएं सबकी हैं, पर हम किससे अपेक्षाएं रखें, ये बड़ा सवाल रहता है। और साथ ही साथ इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं पत्रकारिता करने, जिसकी मिसाल आप हैं, अरफाज जैंग हैं, हम हैं जो इस समय जूझ रहे हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर देखा जाए, और रति जी हैं जो, उन्होंने भी जूझा। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो सच्चाई दिखाएगा, आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार वही पत्रकार होंगे। करते हैं फोन की आप हमें थोड़ा ज्यादा प्रमोट करो, हम आपको फायदे भी देंगे, ऐसा कहते हैं? कई बार होता भी है, आप हमारी पार्टी के साथ करिए, हमारे साथ ये वाला हमारी पार्टी की खबरें दिखाइए, अच्छा पॉजिटिव चलाइए, हम आपको आने वाले समय में। पर जनाब ऐसा नहीं है, हर कोई बिकाऊ नहीं होता और झुकने वाला भी कोई नहीं होता। तो इसीलिए हमें जो दायित्व है हम ईमानदारी से निभा रहे हैं। जिस तरह से आपके ऊपर कुछ दिन पहले रेकी हुई थी, आपकी भी जान को खतरा था क्योंकि आपने वो सत्य दिखा दिया था। खतरा था नहीं है, ये तो लोग तो पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ लोग आपकी अभी भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको, क्योंकि इसी तरह से मेरे को भी अब खतरा है। वो भी इसलिए खतरा है क्योंकि इस पार्टी एक विशेष के साथ कोई नेता है, पूर्व रह चुके हैं, उनका भतीजा है, वो लगातार एफआईआर लगने के बाद भी धड़ल्ले से मैसेज लिख रहा है। ना उस पर कोई पुलिस की चेक है, ना उसको कानून का कोई डर है। तो बेखौफी से कर रहे हैं ना। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ा वही बताना चाहेंगे, क्योंकि बताना भी चाहिए, सच क्या है बताना। ये सिलसिला जब डीडीसी के इलेक्शन थे दीपक जी, तब की रखे, जब सुचेतगढ़ में इलेक्शन चल रहे थे डीडीसी के, यानी कि वहाँ के नेता थे और साथ में तरनजीत सिंह टोनी थे। इन दोनों का आपस में वहाँ पर चल रहा था। वहाँ पे उसी दौरान एक नेता है, हम जरूर अपने एथिक्स को मद्देनजर रखते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि जब तक उनसे हमें कोई हमारा कोई कहीं जिक्र नहीं या उनकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तब तक उनका नाम नहीं लेंगे। सुचेतगढ़ के जो 2 बार एमएलए विधायक रह चुके, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, उनके भतीजे
जब हमने वहाँ कवरेज करने गए, उन्होंने जो वहाँ के नेता थे पूर्व, वो किसी के घर में चले गए थे। वो कोई सरपंच है श्यामलाल भगत, उनके परिवार में जाते हैं, उनकी वाइफ है, उनका भद्र भाषा का प्रयोग करते, 7-8 बंदे लेकर, यानी जबरदस्ती उनके घर में घुस जाते जब वो व्यक्ति घर में नहीं होता है। तो वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ जाती है। दीपक जी, जब हम वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, हम उस नेता को कॉल करते हैं, सर आपका एक सीसीटीवी फुटेज आया जो कि आप किसी महिला के घर में घुसते हो, उनको भद्र भाषा का प्रयोग करते 8-10 बंदे लेकर, क्या आपकी जो पार्टी है इसलिए आपको इजाजत देती है? तो वो साहब मुकर गए, मैडम आप कैसी बात करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं गए। मैंने कहा सर वो हमारे पास वीडियो, वही दीपक जी वो वीडियो हमने चलाया, वो लोगों तक बात आई और उसमें काफी सारी और बातें भी आई थी कि किस तरह के वहां के लोगों को प्रताड़ना कर रहे थे ये लोग, किस तरह से पुलिस के जाते थे, पुलिस स्टेशन में खुद टांग पर टांग रखकर बैठे थे, दूसरे लोगों को चप्पलें साफ करवाते थे, उनको जूतों पर रगड़वाते थे, ये कहते फेंका पानी। इस तरह के लोगों ने, हम नहीं कह, वो लोग कह रहे थे वहां, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, लाइव में कहा था उन्होंने ये चीजें सारी। उसके बाद फिर एक व्यक्ति था जिसको बाजू काटी थी, उन्होंने इसी व्यक्ति का नाम लिया था, जो जिस व्यक्ति को एसपीओ को बाजू काटा था, उसने इस व्यक्ति का नाम लिया था विक्रम चौधरी का। तो हमने कवरेज की, क्योंकि हमें कोई बुलाएगा तो हम दीपक जी जाएंगे। तो उस टाइम से इन्होंने उस टाइम भी बड़ी गंदी गंदी वहां पर गालियां लिखी थी। उस समय हमने इग्नोर किया, चलिए कोई नहीं, चलता है, गालियां भी देंगे लोग हमें, हमसे जो अच्छा भी बोलेंगे बुरे बोलने वाले भी होंगे। दीपक जी उसके बाद लगभग अब 1.5 साल तो हो गया, 2 साल होने को आ रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले व्यक्ति मुझे रात को कॉल करता है, 3-4 बार कॉल करता है। मैं एसडीपीओ राहुल नागरा बख्शीनगर को उनको कहती है, सर ये मुझे व्यक्ति कॉल कर रहा है और बार बार परेशान कर रहा है कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, कहीं या तो ड्रिंक करके कर रहा होगा या किसी तरह से भी कर रहा होगा। मैंने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर दीपक जी इसने मेरे को एक वीडियो में कमेंट किया, वो भी मैंने रखे संभाल के। फिर इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किए, इन्होंने जो डीडीसी इलेक्शन लड़े थे टोनी तंजीत, तो उनके साथ गाली देके कहा, जब मैंने उस डाक के साथ आपको देखा मेरा खून खोल गया, तुम आके बताना वहां पर, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा, और तू ये मत समझना कि तुम अगर पुलिस में मुझे ले जाओगे तो मैं डर जाऊंगा। मैंने वहां पे वो मैंने, मेरे पास अभी भी टेक्स्ट मैसेज पड़े हुए हैं। उसके बाद बात खत्म होगी, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। मैंने एसडीपीओ की नजर में भी लाया, एसएचओ की नजर में भी लाया। इन्होंने एसएचओ जसरवाला, उनसे भी बदतमीजी की थी इसने फोन पर। उसके बाद दिक्कत जी थोड़ी देर के, अभी 29 तारीख की बात है, फायर एंड इमरजेंसी की, हम दैनिक शिव टाइम के पेज से लाइव कर रहे थे, और लाइव करते के नीचे से बड़े ही भद्र भाषा का मेरी पर्सनल लाइफ पर, पता नहीं जात पात पर भी इसने बड़ा गंदा लिखा, और बहुत ही गंदा, जो शायद किसी महिला के लिए बर्दाश्त के काबिल है। शायद कोई और होता तो वो शायद सुसाइड कर देते। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग कि उस टाइम मेरे को किस मेंटल ट्रॉमा में मैं हुई होंगी कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे, हमारे बहन भाई सब देखते होंगे, वो क्या सोचते होंगे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया दीपक जी, तुरंत थोड़ी देर के बाद जब मैं जो ही स्क्रीनशॉट मैंने अपनी आईडी पर अपलोड किए, इस व्यक्ति ने वहां से वो डिलीट कर दिया। उसके बाद सुबह होती है, मैं 30 तारीख को जाती हूँ पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में, मैं अपना एफआईआर दे देती हूँ। एफआईआर देती हूँ, इसको बुलाया जाता है एसएचओ द्वारा, पर वो व्यक्ति आकर कहता है, एसएचओ साहब पूछते हैं, भाई तुम्हारी क्या मैडम के साथ जिद है, मैडम को कभी देखा है? करता मैंने नहीं देखा, पर हाँ शुरुआत इन्होंने की थी, वो कवरेजेस की थी। अब वो इनके चाचा हार गए तो दीपक जी मैंने थोड़ी वोट लिए, या मैं थोड़ी डीडीसी बनी, वो आपस में लोगों को परेशान ना करते तो ये स्थिति क्यों आती? बिल्कुल, अब लोगों ने वोट करने थे, मेरे कहने पे थोड़ी वोट करने, या तो ना मेरा कोई चाचा ताया खड़ा हो तो मैं बोलूंगी हाँ जी हमने किया, आपको आपके वोट तोड़े। वो जनता ने डिसाइड किया कि किसको जिताना है किसको नहीं, क्योंकि काफी देर से लोगों की शिकायतें आ रही थी, वहां पर गुंडागर्दी का माहौल था, जिसके घर मन करता घुस जाते। अभी एक और स्टोरी थोड़ी देर में अपलोड करूंगी, थोड़े दिनों तक उस व्यक्ति ने अपना घर ही बेच दिया, ये लोग उसके घर में घुस जाते, लोगों को मारते हैं, ये इस तरह का वहां का माहौल बना दिया था इन्होंने। तो अब 2 कवरेज के बाद उन्होंने उनको कुर्सी से उतार दिया। अब हमारा क्या उसमें रोल रहता? तो ये पुलिस स्टेशन में आके बोल रहा है, और जिस व्यक्ति ने इतना डर नहीं, क्योंकि 30 को मैं एप्लीकेशन देती हूँ, 2 दिन का इनको टाइम दिया जाता है, करते करते 2 दिन की जगह 8 दिन हो जाते हैं। फिर मैं खुद कॉल करती हूँ एसएचओ साहब को, मैं कहती हूँ सर मैंने एफआईआर लगानी, मैंने सोच लिया हुआ है, तो आप एफआईआर लगाकर मुझे दीजिए। पर वो व्यक्ति एक दिन आता, 2 दिन कोई उसको पूछताछ नहीं होती, इवन कि मैं एप्लीकेशन भी दे के आती हूँ, एक दिन शायद बुलाएगा, 2 दिन गार्ड नोज, मैं तो गई नहीं वहाँ। फिर उसके बाद जिस दिन एफआईआर लगनी थी दीपक जी, मैं गई हूँ वहाँ, मैंने सर को बोला सर आप एफआईआर लगाइए, मुझे चाहिए एफआईआर। कहते आप टाइम, मैंने कहा बिल्कुल मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगी, मैं एफआईआर ही चाहती हूँ। उसके बाद भी जिस दिन एफआईआर लगती है 8 तारीख को, ये व्यक्ति 9 तारीख को, मैं किसी जैसे आपको इंटरव्यू देती हूँ और फास्ट जैन के चैनल जो है न्यूज़ शेयर इंडिया में इंटरव्यू दे रही हूँ, दीपक जी फिर नीचे गंदे कमेंट्स करता है। वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है। यानी एक व्यक्ति जिसके इतने हौसले बुलंद है, तो किसी ना किसी की शय पर तो वो कर रहा होगा ना।
अब लगातार वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, लगातार अभी भी पोस्ट अपनी आईडी पे डाल रहा है, और कुछ उसके लोग एक ग्रुप गैंग बना हुआ है, वो गंदे गंदे वहां पर कमेंट कर रहा है। तो बताइए इस सूरत में, ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति को डर कानून का नहीं, पुलिस का डर नहीं, उसके बावजूद एफआईआर लगने के बाद भी वो व्यक्ति, जब आपको ही तो रह चुके हो ना, क्या बात हुई थी, आपने तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। और महिला के लिए तो एक बड़े कानून बने हुए, सख्त बने हुए हैं। क्या सिर्फ महिला कानून सिर्फ पार्टियों तक ही सीमित है? ये राजनीतिक लोग थोड़ा फेम और डिफेम इनको आता है ना कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा राजनीति सीख गए हैं। बिल्कुल ये सीख गए, इसलिए सीख गए कि इनको पता पीछे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, हमारी पार्टियों के बंदे चाचा बैठे से हैं। नहीं पूछा आपने कि आपका भतीजा देखें क्या नहीं, चाचा से हमारा मतलब ही नहीं था बना, वही तो वही नहीं, देखिए, वैसे पूछा नहीं, बोला नहीं कि आप अपने भतीजे को थोड़ा समझाएं, थोड़ा होता है ना कि वो बोल रहे क्योंकि ये सियासी लोग हैं दीपक जी। मे भी अगर मैं कॉल करूं, कल को ये केस डाल दीजिए, मैडम ने हमें धमकाया, ये ऐसे लोग हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें भी फूंक का कदम रखना, सोच समझ कर रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए एफआईआर लगने के बाद वो व्यक्ति लगातार मैसेज कर रहा है, वो खुलेआम फेस भी, मतलब पुलिस ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, एफआईआर लगी है। अगर वही एफआईआर आप पर लगी होती, मेरे पर, किसी और भाई पर लगी होती, इस समय तो पुलिस ने उसको अंदर देके मारा होता, मार दिया होता उसको, मतलब उसको उसकी 3rd डिग्री हो रही होती, उसके मार पिटाई हो रही होती। ये फर्क है एक रसूखदार का, एक आम इंसान का। इस तरह का हमारा जो माशरा चल रहा है, हमारी जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और रियली कह रही हूँ, आज के दौर में हम भी सुरक्षित नहीं है। एक महिला होने के नाते, एक जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज एक महिला के नाते आवाज उठा रही हूँ। वाकई हम देखते जो महिलाएं सुसाइड करती है ना, इसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हैं। जब उनके घर परिवार से उनको क्लैशेस हो जाते हैं, इन्हीं चीजों, इन्हीं लोगों की वजह से, इस जैसे लोगों की वजह से, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं, या कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में, मेंटल ट्रॉमा में आके, या तो वो कोमा में चली जाती है। तो यही मेन रीजन है। जिस तरह से अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, एक महिला प्रोफेसर जो लॉ डिपार्टमेंट की है, वो 10 साल से अपने इंसाफ के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, इंसाफ के लिए भटक रही है, पर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर की बात करें, 3 दिन में उसको सुनवाई करवा दी, यानी वो कल्प्रिट है, उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया। ये चीजें दीपक जी चल रही हैं, जान की आपको भी खतरा है और उस व्यक्ति से हमें भी खतरा है। साफ तौर पर मैं बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लगातार वो लोग मेरी भी रेकी कर रहे हैं। विक्रम चौधरी, उसका पूरा गैंग, जो ग्रुप जो उसने अपनी आईडी में डाला है, और पूरा जो 8-10 लड़कों का गैंग है, उनके भी ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो लोग लगातार रैकी कर रहे हैं। अगर मेरा भी परिवार है, मैं भी अकेली आती जाती हूँ, मेरा कैमरामैन है। अगर कल को मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीजीपी, आईजीपी, एसएसपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जितने भी भाजपा के नेता, उनको मैं कहना चाहती हूँ, कल को अगर मुझे कुछ भी इतनी सी खराश भी आती, उसमें विक्रम चौधरी और उसके जो चाचा, जिसके दम पर वो दोस्त जमा रहा है, वो जिम्मेदार होंगे। साफ स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, क्योंकि लगातार मुझे धमकियां भी आ रही हैं, मुझे थ्रेटनिंग भी की जा रही है। और मेरे पास एक ऑडियो भी पड़ी है, जो विक्रम चौधरी के दोस्त ने मुझे फोन किया था कि आपने यही काम करना, आपने नहीं छोड़ना ये केस। तो मैंने उससे व्यक्ति से ये पूछा था कि अगर आपकी बहन बेटी को करता, छोड़ो ना। तो ये लोग मुझे धमकियां भी दिलवा रहे हैं। उन लोगों को भी कानून के दायरे में अब लाना बहुत ही जरूरी है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो या कानून के दायरे में नहीं आती हो, क्योंकि डरता वो है जिसने गलती की हो। हम नहीं डरेंगे। आप चाहे 1000 हमारे स्क्रीनशॉट कोई भी झूठे बनाकर, आईडी बनाकर गालियां लिखिए, जो भी लिखे, हमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, हमें फिर भी कहीं ना कहीं कानून पर विश्वास है। यहाँ नहीं तो कोर्ट में जरूर हमें दीपक जी इंसाफ मिलेगा। पर जरूर हम ये भी कहेंगे, आप भी सतर्क रहिए, हम भी सतर्क रहिए, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये सियासत के लिए बोलते हैं। आप बोलते हो जनता के लिए, हम बोलते हैं जनता के लिए। आप सत्य के लिए लड़ते हो, हम भी सत्य के लिए लड़ते हैं। पर ये जो लोग, इस तरह के लोग हैं जो रेकियां करते हैं, ये सियासी लोगों के एजेंट्स होते हैं, सियासी पार्टियों के एजेंट्स होते हैं। कि अगर किसी ने सत्य बोला, चलिए इसके साथ कोई भी हादसा करवा दिए। क्या पता आप जा रहे हो, आपकी स्कूटी मोटरसाइकिल को टक्कर कर दे, क्या पता मैं जा रही हूँ, विक्रम चौधरी किसी को भेजे अपने दोस्त यार को, मेरी हमें हिट करवा दे, तो उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो साफ तौर पर मैं डीजीपी जम्मू से जितनी भी यहाँ पे सियासी पार्टियों के नेता, मैं उनसे भी बोल रही हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी होता है, किसी मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार विक्रम चौधरी, उसके जितने भी दोस्त हैं, वो उनका गैंग है पूरा, और उनके चाचा जी जिम्मेदार होंगे। चाचा जी भी, रविंदर रैना जी से बात हुई क्या? मैंने कहा था रविंदर रैना जी को, मैंने उसी दिन शॉट भेजे थे, स्क्रीनशॉट। उन्हें कहा मैं देखता हूँ, उसके बाद कोई उनका जवाब नहीं आया। वो तो फोन ही नहीं उठाते दीपक जी। वो किसका फोन उठा रहे हैं? हमें नहीं पता जिनका उठाते, क्योंकि देखिए साफ आपको बोलूंगी, जो लोग चापलूसियां करेंगे, जी जी सर, जी जी सर, अच्छे अच्छे मीठे मीठे सवाल पूछेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, जनता बड़ी खुश है, आपने तो ये बनाया, आपने वो बनाया, तो उनको तो पास बिठाएंगे रोज। आप उनके पास देखेंगे, आप उनकी कुर्सी के साथ कुर्सी लगे होंगे। मैं तो कहती हूँ पत्रकारिता छोड़कर उन्हीं के साथ बैठ जाए जाकर।
यानी अगर आपने यही चाकरियां करनी है तो बैठिए ना वहां पर। तो आप और मेरे को कैसे फोन उठाएंगे यार? आप तो सच बोलते हो, मैं भी तो सच बोलती हूँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, हम उनकी जो गलत नीति है उनको तो दिखाएंगे, मरते दम तक दिखाएंगे, चाहे आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए। सिर्फ 370 हटाने से बदलाव नहीं, आपको क्या लगता है कुछ और कड़े फैसले लेने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह बहुत मंत्री? अच्छे बदलाव हुए हैं। देखिए ना, भ्रष्टाचार पीक पर है, चोरियां लगातार, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की तरफ से बात करते हो, महिलाओं को आप ही के पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार लगातार प्रताड़ित करते जा रहे हैं। तो ये हुआ ना 370 का फायदा। कभी आज तक आपने देखा था इस तरह के मर्डर केसेस लगातार आए दिन हो रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो नेता हैं, ये पुराने नेता हैं, अब इनको लगा देना चाहिए साइड लाइन? नहीं, अब इनको रिटायरमेंट का समय आ गया दीपक जी। नए लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो प्रधानमंत्री आपकी डेमोग्राफी को जानते हो, आज के लोगों के माहौल को जानते हो, आज के लोगों की, जनता की जो उम्मीदें हैं उनको जानते होंगे, आज की जनता की जरूरतें हैं उनको दर्द हो, उन लोगों को आगे आने का मौका दीजिए। मैं तो जनता से यही कहूंगी भी, इन नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करो, जिनको 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए आपके साथ धोखाधड़ी करते हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हम किसी एक पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, पर ये जरूर कहेंगे जितनी भी पार्टी हैं, जो नेता सत्ता में रहकर जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, अब ये सोच लिए जो ही वो विपक्ष में आते या सत्ता से नीचे उतरते हैं, वो किस तरह के ड्रामेबाजियां कर रहे हैं आपके साथ। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का, चाहे विपक्षी हो चाहे सत्ता में हो, आप उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिए। वो बड़ी मीठी मीठी बातें अभी भी आप लोगों को कर रहे हैं, सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पर इनकी वही नीति है कि अपना खाओ, अपना पेट भरो और खुद का ही देखो सब। आप लोगों के लिए कोई सोचने वाला नहीं हो। खास करके पत्रकार से हर कोई उम्मीद रखता है दीपक जी, आपसे भी रखते होंगे। हमारे के व्यूवर देखिए, जिनकी व्यूवरशिप अच्छी है, हर नेता चाहता है हमारा इंटरव्यू ले, पर पॉजिटिव वे से ले। जो ही जरा सा उल्टा बोलते हैं, इनको लगता है कि इनकी दुखती रात पर हाथ चिल्लाने शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें हैं कि इनको लगता है हमें प्रमोट करें, हमें ये करें। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी, प्रेस की भी बनी हुई है, पर जब मीडिया वालों के ऊपर कोई परेशानी आती ना, इनके आंखें बिल्कुल अंधेरा आ जाता है और इनकी जुबान में दही जम जाता है। साफ दिखते हैं कि ये लोग ही लोगों को मूर्ख बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। आप चलते जाओ, देखो आपकी अगर जान को खतरा है, आपने कौन सा गलत काम किया है बताइए ना? आपने कौन सा? आप तो जनता की आवाज रखे हो, आप तो सच दिखा रहे हो। वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना पैसा कमा रहे थे, दादागिरी थी, जो करना चाहते थे वो कर रहे थे, वो खत्म हो गया तो परेशानी नहीं हुई उनको हुई ना, क्योंकि हमने थोड़ी कमाने पैसे, हम तो अपनी मेहनत की जो मिलेगी उसी में गुजारा करेंगे। पर इनकी रोटियां, इनकी दुकानें बंद हो गई जनाब। जिन्होंने 2 नंबर की इधर से करनी, जनता को उधर से भाड़ना, उसका पैसा लेना, उसकी जमीन हड़पनी, दादागिरी के दम पे। कुर्सी है भाई, हम इस पार्टी से जुड़े हुए, उनको तो तकलीफ होगी। तो कोई नहीं, ये तो होती रहेगी। जिनके दुखती राग पर हाथ रखेंगे, पर कहीं ना कहीं उस जनता का भला जरूर हुआ है। आरएसपुरा की जनता का, सुचेतगढ़ की जनता का भला जरूर हुआ है। वो लोग आज भी दुआएं देते होंगे कहीं ना कहीं। चलिए 50% ही सही, पर इन लोगों से छुटकारा तो मिला। पर याद रखिए जनाब, ये वही जनता है और इस जनता तक बातें रखने वाले हम पत्रकार ही हैं। और पत्रकार के माध्यम से बड़ा योगदान रहता है सरकारों को बनाने का और सरकारों को गिराने का भी। और आप जैसे नेताओं को जो अपनी कुर्सी की धौंस पर किसी के साथ भी गलत करते हो, किसी की बहन बेटी के साथ गलत करते हो और बाद में उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हो कि अपने आप को बचाने के लिए झूठी आइडिया बना के उनका स्क्रीनशॉट लेके वो डालते हो, जनाब कोर्ट में वो सारी चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। न्यायालय है वहां, उसके बाद उससे भी ऊपर अदालत है, उस रब की अदालत है। उस पर क्या जवाब दोगे, ये जरूर सोचना कि वहां पर वो जब पूछा जाएगा ना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती दीपक जी, और जब पड़ती है उसका पूरा संसार उसकी गूंज सुनता है। पड़ी रही है धारा 370 के बाद। अभी आने वाला समय देखिए ना दीपक जी, अभी आने वाला समय देखिए, हम जरूर मदद करेंगे, हम जरूर मदद करेंगे। ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक दीजिए। जनता को कहना चाहेंगे आप में बहुत दम है, आप ही हो जो सरकारें बनाते हो। तो क्या करना है ऐसी सरकारों को, जहां पर एक बेटी अपने आप को सेफ नहीं समझती, जहां पर एक पत्रकार भाई हमारा अपने आप को सेफ नहीं समझता, तो क्या करना है ऐसी सरकारों का? क्या एक भी किसी मंत्री के लिए, किसी नेता के मुंह से हमारे पत्रकारों के लिए कुछ एक शब्द निकलता है कि नहीं जी, ये जान पर खतरा खेलकर आम जनता की आवाज को सामने लाते, हमारी कारकर्दगी लगाते? क्या कभी किसी एक के मुंह से कभी निकला कि गलत हुआ है? यानी आप लोग सत्ता के नशे में, सिर्फ आपको वोट बैंक चाहिए जनाब। अगर हम ये कहेंगे वो ना नाराज हो जाए, वो कहेंगे तो वो ना नाराज हो जाए, पर हमारे लिए सिर्फ जनता मायने रखती है और जनता ही इसका फैसला करेगी कि ऐसे लोगों को किस तरह से इनको उठाकर फेंकना है जमीन पर, इनके पैरों तले जमीन खींचना वो आपके हाथ में है। हमारा काम है आप तक सच लाना और फैसला करना हमारी जनता के। हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपका भी दीपक जी और आपकी जनता का भी, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको भी प्यार देते हैं, हमें भी प्यार देते हैं। हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया, इन्हीं के दम पर हम अच्छा करने की कोशिश करते, शायद इन्हीं की दुआएं हैं कि आज हम जिंदा खड़े हैं।
क्योंकि आपको भी खतरा है और मेरी जान को भी खतरा है। विक्रम चौधरी और जितने भी उसने आगे पीछे पाले हुए हैं 8-10 उसके जो दोस्त हैं उन लोगों से खतरा है, और चाचा की उनको सही है, ये साफ तौर पर हम कहेंगे। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। तो यहाँ पर पत्रकारों को भी जब जान का खतरा महसूस होने लगे तो उस समय समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत है जिससे इन लोगों में डर और खौफ पैदा हो जो लोग ये दादागिरी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें पता है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला पत्रकार भी यहाँ पर परेशान है और जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं वो पत्रकार भी जो हैं वो परेशान हैं और उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही है। इलेक्शन आ रही हैं तो इस समय ये लोग जो हैं वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग यहाँ पर सत्ता हासिल कर पाएँ। तो कुछ फैसले ज़रूर हमें लगता है लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।